ज्ञान विविध शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीकानेर रियासत के अंदर महाराजा राय सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने राव भिकाजी जी के बारे में अध्ययन किया, राव जैत सिंह के बारे में अध्ययन किया, लूणकरण जी के बारे में हमने अध्ययन किया, कल्याणमल के बारे में पढ़े। आज हम राय सिंह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, राय सिंह बीकानेर के वो शासक थे जिन्होंने बीकानेर साम्राज्य को राव भिक्का से भी ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। कुछ ऐसे निर्माण करवाए गए, उनके द्वारा कुछ साहित्य पुस्तकें लिखी गई थी। दो मुगल बादशाहों का उन्होंने शासनकाल देखा और राजपूताने के अंदर मान सिंह प्रथम के बाद जो मुगल काल में दूसरा जो प्रमुख स्थान था वो था राय सिंह का। राय सिंह का देखें, राय सिंह उन्होंने दो राय सिंह जिन्होंने अकबर और जहांगीर दो मुगल बादशाहों का उन्होंने शासनकाल देखा और उन्होंने राय सिंह से जो पहले जो प्रमुख जो भी शासक हुए थे या राय सिंह से पूर्व तो उनके वंशज जो शासक हुए थे बीकानेर में राठौड़ वंश में, वो अपने नाम के आगे राव की उपाधि लगाते थे। जबकि ये राय सिंह प्रथम शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज या महाराज की उपाधि धारण की थी। यानी उनसे पूर्व जितने भी बीकानेर के जो शासक हुए थे वो जैसे राव भिक्का, राव लूणकरण, राव कल्याणमल, राव जैत सिंह, उनके बाद जो राय सिंह को 1574 में जो शासक बने अपने पिता की मृत्यु के बाद में, तो उन्होंने शासक बनते ही महाराजा धीराज या महाराज की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण करने के बाद में 1604 में अकबर द्वारा भी उन्हें राय की उपाधि दी गई थी। यह मुगल काल में अकबर के समय इनकी जो मनसबदारी थी वो 4000 की थी। इससे पहले इनके जो पिता थे राव कल्याणमल ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शेरशाह सूरी की भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखिए, हम राय सिंह के बारे में अध्ययन करते हैं तो राय सिंह के जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना आती है वो आती है 1570 ईस्वी की। नागौर दरबार अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में नागौर दरबार लगाया जाता है। उस नागौर दरबार में मारवाड़ की वस्तु स्थिति जानने के लिए, राजनीतिक घटनाक्रम को जानने के लिए नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। उसमें कल्याणमल ने अपने दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ को मुगल सेवा में आगरा भेज देते हैं। और इसके बाद जो राय सिंह का जो राजनीतिक कद है वो बढ़ता चला जाता है। 1570 में नागौर दरबार के अंदर उनके पिता कल्याणमल के द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। अधीनता स्वीकार करने में नागौर दरबार में अपने पिता के साथ राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ भी ये साथ में थे। उनके बाद में जो प्रमुख जो अहम जो घटनाक्रम आता है वो अगर हम इतिहास की दृष्टि से हम देखा जाए तो राय सिंह को 1572 ईस्वी में जोधपुर का या मेहरानगढ़ का किलेदार बनाया दिया जाता है।
किलेदार। अब देखिए कई हमारे दिमाग में शंका आती है कि 1572 में जब राय सिंह इस समय क्या थे, राजकुमार थे, और 1572 ईस्वी में मेहरानगढ़ का किलेदार बनाया जाता है, मेहरानगढ़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। क्योंकि उस समय जब नागौर दरबार का आयोजन होता है, उस समय उत्तराधिकारी राव मालदेव ने अपनी मृत्यु से पहले जो अपना उत्तराधिकारी थे वो राव चंद्रसेन को घोषित कर दिया था। इस कारण उनके बड़े भाई राम और उदय सिंह इनसे नाराज हो गए और राम और उदय सिंह ये अकबर की शरण में चले गए। इस कारण जो शेरशाह सूरी ने आपस के अंदर जो आपसी बीकानेर और मारवाड़ के बीच में जो फूट का जो लाभ उठाया, शेरशाह सूरी ने जो लाभ उठाया वो लाभ ही अकबर ने उठाया। इसकी शुरुआत पहेबा या साहेबा का युद्ध हुआ था 1542 के अंदर। उस समय राव मालदेव और राव जैत सिंह के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में बीकानेर और जोधपुर की सेनाएं आमने सामने हुई, जिसमें मालदेव की सेना विजय होती है और राव जैत सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और वही राव जैत सिंह के बाद में राव कल्याण में जब 1544 के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध होता है, उस गिरी सुमेल युद्ध में वह शेरशाह सूरी की तरफ से आकर मालदेव से लड़ाई करता है और उसमें मालदेव को पराजय मिलती है। और उसी नीति पर अकबर चलता है। अकबर की एक ही नीति है कि भाई को भाई से लड़ा दो। अकबर को इस बात का पता है कि लोहे को लोहे के माध्यम से ही काटा जा सकता है। इस कारण 1572 में बीकानेर और जो जोधपुर के जो राठौड़ वंश थे आपस में परिवार के थे, तो उन्होंने मेहरानगढ़ का जो किलेदार है वो राय सिंह को बना देते हैं और राय सिंह के द्वारा ही राव चंद्रसेन का दमन करवाने के लिए भेजते हैं। इस प्रकार 1517 में नागौर दरबार में ये अकबर की सेवा में चले जाते हैं। 1572 में मेहरानगढ़ का किलेदार राय सिंह को नियुक्त कर दिया जाता है और नियुक्त करने के बाद में आपस के अंदर ही इसलिए राय सिंह को इसलिए भेजा जाता है कि आपस में राजपूत से ही लड़े और जिसका फायदा मुगलों को मिलता रहे। और दूसरा जो प्रमुख कारण था कि यहां से देंगे सिरोही और जालौर, और दूसरा प्रमुख उद्देश्य यह भी था अकबर का कि जब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अगर संघर्ष होगा या अकबर के मेवाड़ के द्वारा महाराणा प्रताप के द्वारा जब अकबर की सेना के साथ संघर्ष होगा या अकबर के खिलाफ अगर विद्रोह करेगा तो उस विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह की सहायता ली जाए। और सिरोही देव सुल्ताना और जालौर का था ताज खां। ये ताज खां भी एक स्वतंत्र प्रवर्तिका था, वो ये भी बार बार मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर रहा था। इस कारण महाराणा प्रताप का दमन करने के लिए या मेवाड़ से जो होने वाले आक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से भी देखते हुए राय सिंह को मेहरानगढ़ का किलेदार बनाया जाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि उदय सिंह और राय सिंह के बीच में आपस में बातचीत होती है। उस बातचीत के तहत उदय सिंह राय सिंह से ये कहता है कि राय सिंह हमारे पूर्वजों के द्वारा बीकानेर और मारवाड़ के साम्राज्य को बांट रखा है, इस कारण जो मारवाड़ का साम्राज्य है उस पर मेरा अधिकार है और अकबर आपका कहना मानता है। अगर आपको जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही बीकानेर के नहीं, आप हमेशा ही जोधपुर के प्रशासक बने रहे, इस कारण आप अकबर से ये मांग कीजिए कि मुझे जोधपुर का राज्य वापस दे दिया जाए। जब ये पता नहीं चलता है जोधपुर राज्य के हादसे हमें पता चलता है कि 1575 तक के आसपास तक राय सिंह का मेहरानगढ़ का किलेदार बनाया जाता है। जबकि गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि 1583 के अंदर जब मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का
नया शासक घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में जो प्रमुख जो घटनाएं आती है, देखिए कल्याण की मृत्यु के बाद में उनका पुत्र राय सिंह 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक बनते हैं। एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया गया था कि 1574 में नहीं राय सिंह बीकानेर के शासक कब बनते हैं, तो 1574 ईस्वी में बीकानेर के शासक राय सिंह बनते हैं। जब राय सिंह शासक बनते हैं तो उस समय मुगल सम्राट थे, अकबर थे, और उस समय मुंशी देवी प्रसाद नामी इतिहासकार हुए थे। उन्होंने राय सिंह को राजपुताने का कारण कहा। ध्यान रखना, कलयुग का कारण राव रूणगण को कहा जाता है, वो बिट्टू सुजा के द्वारा कहा जाता है, जबकि मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का करण राय सिंह को कहा गया। देखिए करण उसे कहा जाता है जो कि करण के समान दानदाता हो, ऐसा कहा जाता है। एक बार बीकानेर में 1578 के आसपास 1581 के आसपास बीकानेर रियासत के अंदर अकाल पड़ गया था। उस अकाल के समय पशु मवेशियों के लिए राय सिंह के द्वारा सारे और पानी की व्यवस्था की गई थी, और जनता के लिए भी अनाज के भंडार खोल दिए गए थे। इस कारण इन्हें राजपुताने का कारण कहा जाता है मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। फिर देखिए जो आगे इनकी जो तो प्रमुख घटनाएं आती है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में प्रमुख घटनाएं आती है। अब देखिए 1567 में हमारे दिमाग में आते ही जब हम सुनते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 1567 में विश्व प्रसिद्ध जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1567 को। उसी समय ध्यान रखना, अकबर के बाद में 3 दुश्मन थे। अकबर के 3 दुश्मन थे भारत के अंदर। पहला था राणा प्रताप, दूसरा था राव चंद्रसेन, और तीसरा था देव सुल्ताना। देखिए राणा प्रताप मेवाड़ से थे, राव चंद्रसेन मारवाड़ से थे, और देव सुल्ताना थे ये सिरोही के शासक थे। सिर्फ संपूर्ण राजपुताना के अंदर 3 अकबर के ऐसे शत्रु थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगलों से लाहौर लेते रहे। इस कारण देखिए 1567 के अंदर अकबर के द्वारा राणा प्रताप को दबाने के लिए मान सिंह प्रथम को भेजता है। आसफ खान और मान सिंह प्रथम जो आमेर के शासक थे। आसफ खान और राव चंद्रसेन को दबाने के लिए शाहबाज खान को भेजते हैं। और सिरोही को देव सुल्ताना को दबाने के लिए राय सिंह को
भेजते हैं। अब देखिए उस समय देव सुल्ताना को मित्रों को दबाने के लिए 1570 में अकबर राय सिंह को भेजता है और राय सिंह देव सुल्ताना को इस युद्ध में पराजित कर देता है और देव सुल्ताना से ये बात रखवाता है, पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद में तो सिरोही का जो क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर भी अकबर का अधिकार हो जाता है। अकबर का अधिकार हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1583 के आसपास एक धनतानी का युद्ध होता है। उस युद्ध के अंदर देव सुल्ताना और जगमाल के बीच में युद्ध होता है। अब देखिए देव सुल्ताना और उसके जो भाई थे बिज्जू खां, तो देव सुल्ताना और उसके भाई के बीच में युद्ध आपस में युद्ध होता है। तो राय सिंह ये कहता है कि मैं इस युद्ध में इस कार्य में देव सुल्ताना में आपकी इसलिए मैं मदद करूंगा कि आप अगर विजय होता हूं तो आपका राज्य का 1/2 कर दिया जाएगा और उस आधे भाग का क्षेत्र देव सुल्ताना को दे दिया जाता है। आधा जो भाग जो जीते हैं उस भाग को अकबर को सौंप देता है। ऐसे कहा जाता है कि उस आधे भाग को महाराणा प्रताप जो भाई था जगमाल उसको दे दिया जाता है। तो अकबर ने और कूटनीतिक से काम लेता है। जो सिरोही मेवाड़ के आसपास था, जो उदय सिंह ने मरते समय अपना जो उत्तराधिकारी है वो महाराणा प्रताप को न बनाकर उसके छोटे भाई जगमाल को बनाता है। इस कारण जगमाल से मेवाड़ के जो सामंत है वो असंतुष्ट है और राणा प्रताप को मेवाड़ का शासक घोषित कर देते हैं। इस कारण जगमाल नाराज होकर अकबर की शरण में आ जाता है और अकबर ने प्रताप के खिलाफ प्रताप के भाई को ही तैयार करते हैं। इस कारण सिरोही का आधा राज्य वो जगमाल को दे देते हैं और जगमाल धनतानी के युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब देखिए हम आगे की अगर घटनाक्रम की बात करें 1578 में देखिए राय सिंह के पास बटनेर का दुर्ग हनुमानगढ़ में है। बटनेर दुर्ग, इस दुर्ग का जो पट्टा था वो राय सिंह के नाम का पट्टा था, वो राय सिंह के नाम था। ऐसा कहा जाता है कि इस बटनेर दुर्ग का जो किलेदार था उसका नाम था तेजा। इसका किलेदार कौन था? तेजा था। और ऐसा माना जाता है कि अकबर का ससुर नासिर का ये बटनेर दुर्ग गए थे और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने के कारण जो राय सिंह का जो किलेदार था तेजा ने नासिर खां की पिटाई कर दी गई थी। मुर्गा बनाकर नासिर खां की जबरदस्त पिटाई की और पिटाई करने के कारण नासिर खां नाराज होकर सीधा अकबर के पास जाते हैं और अकबर को ये कहता है कि हे अकबर, तू किस चीज का पहाड़ का मुगल सम्राट है? तेरे छोटे से बीकानेर राज्य के शासक राय सिंह का एक किलेदार तेजा ने मेरी पिटाई कर दी है, मेरी कुटाई कर दी गई, मुझे बुरी तरह मारा और तू क्या शासक है? तेरे से तो तेरे सामंत नहीं लड़ते और सामंत से जो किलेदार नहीं लड़ते। मैं मुगल सम्राट का ससुर हूं और मेरे साथ तेजा के द्वारा पिटाई की गई थी। इस बात को लेकर अकबर
1578 में इनसे राय सिंह से नाराज हो जाता है। इस बात का जो पता राय सिंह को चलता है तो राय सिंह बढ़ने रुक जाते हैं और तेजा से पूरी कहानी सुनते हैं कि भाई बोल तेजा क्या हुआ। तो तेजा ने कहा कि हे महाराज, बढ़ने दुर्ग के अंदर नासिर आया था और उसने महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया था, वो बात मैं सहन नहीं कर सकता, इस कारण मैंने नासिर खां की पिटाई कर दी थी। जब अकबर ने पत्र लिखा राय सिंह को और राय सिंह को आगरा दुर्ग में बुलाया, तो राय सिंह ने जाने से मना कर दिया और नहीं तेजा को आगरा दुर्ग में भेजा। इस कारण 1578 ईस्वी में राय सिंह और अकबर के बीच में मनमुटाव हो जाता है। इस प्रकार अकबर ने राय सिंह के पुत्र दलपत, विद्रोही पुत्र था ये दलपत को बढ़नेर दुर्ग दलपत को सौंप देता है और नहीं ये राय सिंह तेजा को अकबर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस कारण अकबर और राय सिंह के बीच में मनमुटाव हो जाता है। इस कारण काफी समय तक राय सिंह दिल्ली दरबार में और आगरा अकबर की सेवा में नहीं जाता। अकबर के द्वारा कई बार पत्र लिखे गए, कई बार सैनिक भेजे गए और ये नहीं गए। 1680 के आसपास राय सिंह को आगरा बुलाया जाता है और राय सिंह को दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान के लिए राय सिंह को भेज दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने अपने जीवन काल तक ही राय सिंह को अनेक सैन्य अभियानों में भेजते रहे और ऐसा कहा जाता है 1681 ईस्वी के अंदर काबुल विद्रोह को दबाने के लिए ही राय सिंह को ही भेजा जाता है। इस अभियान में राय सिंह के साथ मान सिंह प्रथम भी साथ है। उसके बाद में 1685 ईस्वी के अंदर बलूचिस्तान तो विद्रोह दबाने के लिए भी राय सिंह को भेजा था। 1603 ईस्वी में सलीम जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से भारत के मुगल सम्राट बनते हैं, उनको भी मेवाड़ की वस्तु स्थिति जानने के लिए सलीम के साथ भी राय सिंह को भेजा जाता है। ऐसा कहा जाता है 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद में जो भारत का जो अगला जो मुगल शासक है वो बनता है जहांगीर। क्योंकि अकबर के शासनकाल में राय सिंह की जो मनसबदारी थी वो 4000 थी। अकबर के राजपुताने में सबसे जो विश्वास पात्र व्यक्ति था वो था
मान सिंह प्रथम और जो द्वितीय था वो थे राय सिंह, और जहांगीर का सबसे विश्वासपात्र जो व्यक्ति था वो व्यक्ति था राय सिंह। इनकी वंशधारी जहांगीर के शासनकाल में वंशधारी 5000 की थी। ऐसा कहा जाता है कि जब अकबर अकबर 1604 ईस्वी में जब बीमार हुआ तो बीमार होते ही ये प्रयास लगाने लगे कि आने वाले समय में भारत का मुगल सम्राट कौन था। तो उस समय मान सिंह प्रथम ये आमेर के शासक थे उस समय। इनका एक भांजा था, उसका नाम था खुसरो। ये मान सिंह प्रथम जो अपने भांजे खुसरो को दिल्ली का अगला मुगल सम्राट बनाना चाहते थे, और जो जहांगीर से जो नाराज थे वो भी इस मान सिंह गुट के साथ थे, और ये खुसरो को भारत का मुगल सम्राट बनाना चाहते थे। मगर जहांगीर उस बात का पता था कि हो सकता है राय सिंह और मान सिंह आपस में नहीं मिले हो, इस कारण जहांगीर ने राय सिंह को पत्र लिखा और तुरंत आगरा किले में आने का निमंत्रण दिया। जब जहांगीर भारतीय मुगल सम्राट बनने के बाद में सबसे ज्यादा जहांगीर का जो विश्वासपात्र व्यक्ति थे वो थे राय सिंह, और राय सिंह की वंशधारी 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दी जाती है। अब हम आगे देखते हैं। एक देखिए राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। जूनागढ़ दुर्ग का इस दुर्ग का निर्माण जो राव भिक्का के द्वारा, राव भिक्का की टेकरी दुर्ग था, उसी स्थान पर राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। इस दुर्ग की नींव 17 फरवरी 1589 ईस्वी में सोमवार के दिन जूनागढ़ दुर्ग की नींव लगाई जाती है, और इस दुर्ग का जो पूरा निर्माण है वो 17 जनवरी 1594 ईस्वी में पूरा होता है, और गुरुवार के दिन इस दुर्ग का निर्माण पूरा कर लिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ। तो 17 फरवरी 1589 ईस्वी, और इस दुर्ग का पूरा निर्माण 17 जनवरी 1594 इस दुर्ग का पूरा निर्माण हुआ था। इस दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है। राय सिंह प्रशस्ति भी लगी हुई है। और इसी दुर्ग, क्योंकि राय सिंह थे अधिकांश समय ये सैन्य अभियानों में रहते थे, इस कारण राय सिंह ने इस जूनागढ़ दुर्ग के देख रेख के लिए करमचंद अपने मंत्री करमचंद को नियुक्त कर देते हैं, और पूरा कार्य करमचंद की देख रेख में ही जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण का कार्य इनकी देख रेख में संपन्न होता है। मगर राय सिंह के द्वारा अधिकांश समय राज्य से बाहर रहने के कारण करमचंद ने
बीकानेर राज्य में अपना हद से बढ़ाना शुरू कर दिया था। इस कारण करमचंद राय सिंह की हत्या करवाकर इनके पुत्र विद्रोही पुत्र दलपत को बीकानेर का शासक बनाना चाहते थे। जब इस बात का पता राय सिंह को चलता है तो राय सिंह उसको पद से हटा देते हैं और हटाने के बाद में ये करमचंद भागकर अकबर की शरण में चले जाते हैं। लेकिन जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर पूछा जाता है, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। ये जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर नगर में स्थित है और एक डूंगरपुर में भी जूनागढ़ महल है। जूनागढ़ महल ये डूंगरपुर में। ये महल है, यानी जूनागढ़ महल है, ये डूंगरपुर में, और जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में, जिनका निर्माण महाराजा राय सिंह के द्वारा 1589 से इसका कार्य शुरू होता है। 1594 में ये बनकर तैयार होता है। अब देखिए अगर जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। इसके बाद में मालदे को राय सिंह अगला मंत्री बना देता है बीकानेर का। यानी मालदेव करमचंद के बाद में मालदेव को ही बीकानेर का मंत्री बना दिया जाता है। और मालदेव को इसलिए मंत्री बनाते हैं क्योंकि करमचंद राय सिंह को मारने की योजना बनाता है। जब इस बात का पता राय सिंह को चलता है तो ये मालदेव को मंत्री बना देते हैं और मंत्री बनते ही करमचंद अपनी जान बचाकर अकबर की शरण में चला जाता है। इसके बाद में राय सिंह के द्वारा कुछ पुस्तकों की भी रचना की गई थी, जो मुख्य रूप से इस प्रकार है। राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव नामक ये जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें राय सिंह महोत्सव में राव सियाजी से लेकर राव सियाजी जो कि जोधपुर राठौड़ वंश के संस्थापक थे, उनसे लेकर राय सिंह के समय तक का इतिहास लिखा गया है। राय सिंह महोत्सव में राव सियाजी से लेकर बीकानेर राज्य के राय सिंह जब तक शासक रहते हैं तब तक करमवत से इतिहास लिखा गया है। उसके बाद में उसकी जो प्रमुख पुस्तक है ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला पुस्तक लिखी गई थी और उस पर और एक लिखी थी वेद वंशावली, और एक राय सिंह के द्वारा टीका लिखी गई थी बाल बोधिनी। यानी राय सिंह के द्वारा राय सिंह महोत्सव नामक ग्रंथ लिखा गया था, जिसके अंदर राव सियाजी से लेकर राय सिंह तक के शासनकाल के प्रमुख
पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास लिखा गया। उसके बाद में ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ लिखा गया था जो ज्योतिष से संबंध था, और वैदिक वंशावली लिखा गया था, और ज्योतिष रत्नमाला पर बाल वादिनी नामक टीका लिखी गई थी। देखिए, टीका किसी पुस्तक का या किसी ग्रंथ का संक्षिप्त रूप से सार होता है। जिस प्रकार हम पासबुक पढ़ते हैं और पासबुक के स्थान पर जब वनविक सीरीज आते हैं, उनका सार रूप से जो प्रश्नों का जो संग्रह होता है उसे टीका कहा जाता है। इस प्रकार राय सिंह के द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, वैदिक वंशावली और बाल वादिनी टीका लिखी गई थी। इसके बाद में एक राय सिंह के बारे में कहावत बहुत प्रचलित है। यानी जब दक्षिणी भारत में थे, राय सिंह जब दक्षिणी भारत में, तो उस समय कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर एक फोग नाम का वृक्ष, छोटे झाड़ी टाइप होते हैं। उसने जब दक्षिणी भारत में फोग को देखा तो उसने कहा, तू स्वदेशी रूंगड़ा, तू स्वदेशी रूंगड़ा, मैं परदेशी लोग। मैं परदेशी लोग माने अकबर ताड़िया, माने अकबर ताड़िया, तू क्यों आयो फोग, तू क्यों आयो। यानी उस समय के प्रचलित कहावत है राय सिंह के द्वारा, तू स्वदेशी रूगड़ा मैं परदेशी लोग, माने अकबर ताड़िया, तू क्यों आयो फोग। यानी जब दक्षिणी भारत के अंदर जब इस फोग नामक झाड़ी को देखा तो राय सिंह कहा जाता है कि राय सिंह बात में लेकर इस झाड़ी के लिपट कर ये रोने लग जाता और ये कहते हैं, तू स्वदेशी रूगड़ो, यानी कहे फोग का झाड़ी, तू तो मेरे बीकानेर राज्य का, क्योंकि बीकानेर देश के आसपास में सबसे ज्यादा फोग की झाड़ियां पाई जाती है। उसने कहा, तू स्वदेशी रूंगड़ा मैं परदेशी लोग, यानी तू तो मेरे देश का रूंगड़ा या झाड़ी है और मैं तो यहाँ परदेशी लोग, यानी मैं दक्षिणी भारत में, हम तो यहाँ परदेशी है। माने तो अकबर ताड़िया, यानी हमने तो अकबर की नौकरी के लिए अकबर ने हमें तो यहाँ दक्षिणी भारत में भेजा, तू क्यों आयो फोग, कहे फोग, तू इस राज्य में क्यों आया। इस कारण राय सिंह ने जो संपूर्ण जो शासनकाल है 1570 के अंदर वो नागौर दरबार के अंदर मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। 1572 के अंदर राय सिंह को जोधपुर का किलेदार नियुक्त किया जाता है। 1574 के अंदर बीकानेर का जो शासक है वो राय सिंह को बनाया जाता है। 1573 में सिरोही के देव सुल्ताना के विद्रोह को दबाने के लिए राय सिंह को भेजा जाता है। 1578 के अंदर राय सिंह को 1578 को राय सिंह के किलेदार तेजा ने नासिर खां की पिटाई कर देते हैं, जो कि अकबर का ससुर था। उसके बाद में 1578 के अंदर ही राय सिंह से अकबर के द्वारा बढ़ने का दुर्ग छीन लिया जाता है। 1580 में राय सिंह को दक्षिणी भारत में भेज दिया जाता है और इस प्रकार अकबर की मृत्यु तक वो अन्य विभिन्न सैन्य अभियानों में रहते हैं। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद में भारत का जो मुगल शासक जहांगीर बनता है। जहांगीर ने इनकी जो मनसबदारी थी अकबर के समय 4000 थी और जहांगीर के समय 5000 थी। राय सिंह राजपूताने में सबसे जो प्रमुख मनसबदारी थी मान सिंह प्रथम के बाद में राय सिंह की थी। राय सिंह जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र सामंत है और राय सिंह ने
बीकानेर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, जिन्हें जमीन का जेवर भी कहा जाता है, जिनका निर्माण कार्य 1589 से लेकर 1594 तक चलता है। करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण होता है। एक ही जूना महल जो कि डूंगरपुर में एक जूनागढ़ है, वो गुजरात के अंदर है, और जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर के अंदर है। राय सिंह का मुगल साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। उनके द्वारा कई पुस्तकों की भी रचना की गई थी। आज हमने संपूर्ण राय सिंह के इतिहास के बारे में हमने अध्ययन किया। नमस्कार।